नमस्कार। आप सभी का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया में भारतीय जहां जहां भी भारतीय है वो भारतीय स्वतंत्रता दिवस 74वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। सबके मन में एक उमंग है, उत्साह है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पूरी दुनिया को संदेश दिया, हर देशवासी को यह संदेश दिया कि भारत सशक्त होकर, सुदृढ़ होकर के आगे बढ़ रहा है। यहाँ युवा हैं, यहाँ हर पीढ़ी के लोग हैं और उन सभी का हित रखने वाले एक एक मजबूत सरकार है। आखिर इन सब के क्या मायने हैं? भारतीय जो राजनीति है या भारत की जो सरकार है वो हर देशवासी के लिए क्या सोच रही है, इस संपूर्ण जानकारी पर हमने विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवोदय टाइम्स के संपादक अक्कू श्रीवास्तव जी। अक्कू श्रीवास्तव जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज का जो पूरा भाषण है प्रधानमंत्री का, उसको आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने पड़ोसी देशों का नाम लिए बिना उन पर भी हमला किया। देश के हर देशवासी को कोरोना काल में एक एक बहुत संभली हुई एक ताकत भी दी। आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आमतौर पे प्रधानमंत्री जो भाषण करते रहे हैं पिछले 73 साल में, जो भाषण हुए हैं, उसको आप देखिएगा तो लोग अपने या तो उपलब्धियों को बताते हैं या फिर अपनी योजनाओं को बताते हैं, और प्रधानमंत्री का काम भी यही है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जो थे वो अपनी उपलब्धियां पीछे उन्होंने की, आगे की योजनाओं पे ज्यादा फोकस किया और ये जोर दिया कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और जहां जरूरत होगी, जहां जरूरत थी, वहां उन्होंने जिस पे हमला करना था उस पे हमला भी किया। लेकिन देश की राजनीति को कहीं नहीं छुआ, सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय हालात पर, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों पर निगाह रखी और बहुत साफ तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि उनको 6 साल से ज्यादा कार्यकाल हो चुका है। अगला 3 साल अभी लाल किले से उनको और मौका मिलेगा, लेकिन वो मौका जो होगा वो एक दूसरे किस्म का होगा। ये मौका होगा, आज का जो मौका था वो उन्होंने देश को बनाने के लिए दिया, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया। और उस कैसे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों वो नारा आत्मनिर्भर भारत का किया गया था, और जो अपनी उपलब्धियां थी उनको संक्षेप में किया, लेकिन उन्हीं उपलब्धियों के सहारे ये विश्वास दिलाया कि हम आगे बढ़ सकते हैं। पूरे भाषण का 20% समय, 15 मिनट से ज्यादा लगभग जो है, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। और कई बार जी 15 मिनट से ज्यादा का समय उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया और कहा कि आत्मनिर्भर भारत को परिवार से जोड़ दिया। देखिए, शुरुआत क्या, बड़ी एक टची शुरुआत होती है कि जैसे भी घर में परिवार में 20-21 साल का लड़का होता है तो परिवार वाले कहते हैं भैया आप तुम बड़े हो गए, जाओ कमाओ खाओ। उसी तरीके से उन्होंने भारत को जोड़ा कि भारत 70 साल से ज्यादा का हो गया है, लेकिन अभी कमाने खाने की स्थिति में, इनडायरेक्टली उन्होंने यही कहा कि अभी कमाने खाने की स्थिति में नहीं हुआ, आत्मनिर्भर नहीं हुआ। तो जो आत्मनिर्भर होने की जरूरत है उस पर फोकस किया, और वो आत्मनिर्भरता होने के लिए उन्होंने युवाओं पर विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, इंपोर्ट करना ही नहीं महत्वपूर्ण है, अब हमारा फोकस पूरी की पूरी तरीके से एक्सपोर्ट करने पर होगा। और हमें संसाधन, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, देश में विभिन्नताएं हैं, असमानताएं हैं, उसके बावजूद हम उनको जोड़ सकते हैं और विश्व व्यवस्था में, विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान कैसे बढ़ सकता है, उस पर फोकस किया। मुझे लगता है कि काफी कुछ उनके दिमाग में गाइडलाइन पूरी तैयार है, और इसका पहली चोट, मैं चोट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जो सबसे जो आसान चीजें हैं और जिसको तत्काल किया जा सकता है, उन्होंने कहा कि हम रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने वाले नहीं बने और वहां से जो पक्का माल फिर इंपोर्ट करें। तो पहले एक्सपोर्ट हम करते थे रॉ मटेरियल को और फिर इसके बाद इंपोर्ट करते थे पक्के माल को। तो हमें अब
पक्का माल बना करके रखना है, अपने भारत के लिए रखना है और एक्सपोर्ट करना है। ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। कृषि क्षेत्र को लेकर के उन्होंने वही बात की और कृषि को लेकर के ये पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि कृषि को लेकर के उन्होंने कहा कि कृषि को हम इंपोर्ट करेंगे, मतलब एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्टेड माल नहीं लेंगे बल्कि हम एक्सपोर्ट करेंगे उसको। और इस पे चुनौतियां ही, और दूसरा एक जो था वो बहुत बड़ा है कि जिसपे अभी तक हम लोग आदी नहीं हो पाए हैं, वोकल फॉर लोकल। तो हमारे यहाँ माल बन भी रहा होगा तो हम उसको लोकल माल को उसके गाने कैसे गाएं, उसकी मतलब जैसे हम लोग पहले आज से 20 साल पहले क्या होता था, हमारे पास कोई भी घड़ी चश्मा होता था, अरे ये तो इस कंपनी का है, ये उसको गाते थे। लेकिन आज हम टाइटन की घड़ियों की चमत्कार की बात कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। टाइटन आई की बात कर सकते हैं? कर सकते हैं। एचएमटी की हम अपने दौर में घड़ियों की बात करते रहे हैं। तो घड़ी एक बहुत छोटा उदाहरण है। उसी तरीके से हमें रक्षा क्षेत्र में जैसे पिछले दिनों हुआ 4 लाख करोड़ का हमारा हमने तय कर दिया कि उससे हम देसी सामानों के हम बनाएंगे और हमारी जरूरत का सामान हम आर्म्स एंड एम्यूनिशन को बनाएंगे। 4 लाख करोड़ 6 साल में खर्चा किया जाएगा और 101 चीजों को हमने प्रतिबद्ध कर दिया था कि हम यहाँ से नहीं मंगाएंगे इन 101 चीजों को दिसंबर के बाद से। लेकिन फिर वही सवाल उठेंगे कि क्या नहीं मंगाएंगे और हम खुद उपयुक्त हैं? हाँ हम उपयुक्त हैं करने वाले, हम डीआरडीओ हमारा काम कर सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। लेकिन इसमें भी एक सवाल उठेगा कि हम डीआरडीओ से सिर्फ क्यों करेंगे? क्या हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें लाना चाहेंगे? प्राइवेट प्लेयर्स इसमें इस समय इतना काम कर रहे हैं तो क्या उनको बढ़ा के, जैसे मान लीजिए एलएनटी कोई काम करना चाहे तो इतने गर्व के साथ हम एलएनटी को भी उनका काम को स्वीकार करके आगे बढ़ाएंगे? ये सब ऐसे सवाल हैं। और उस एक चीज में आपको रक्षा से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने शायद पहली बार लाल किले की प्राचीर से किसी प्रधानमंत्री ने कहा होगा कि हमारे देश के 1300 आइलैंड हैं जिन पर नजर नहीं है, जिन पर हमें काम करना है। 173 ऐसे जिले हैं जो सीमाएं जिनकी जो है वो सीमावर्ती जिले हैं, उन पर काम करना है। देखिए ये तो सुरक्षा का एक पार्ट हो गया। तो ये पहला भाषण ऐसा दिखा मुझे जो पूरे देश के, अगर आप समीक्षा करने बैठे थे भाषण की, तो देश में जितने भी उसके वो हैं आपके मंत्रालय हैं, उन सभी के लिए काम तय कर दिया गया और उनको एक टारगेट दे दिया। पहले 4 बड़े हैं, वित्त है, कृषि है, रक्षा है, होम अफेयर है, इन सबको एक अपने अपने तरीके से जिम्मेदारी दी। लेकिन सिर्फ यहीं तक नहीं रहा, वो मामला एमएसएमई की तरीके नीचे आया, वो मामला कपड़ा मंत्रालय की तरफ भी नीचे आएगा, वो मंत्रालय हेल्थ मंत्रालय, कोरोना मतलब हेल्थ मंत्रालय की तरफ नीचे आया। तो सब एक, ये नहीं कि अरे एक ही भाषण दे दिया, एक ही काम हो गया ना, सबके लिए काम निर्धारित है। और जो सबसे बड़ी बात है उसमें कि डेडलाइन है एक, उसको ये है डेडलाइन तो ऐसा नहीं कह सकते, अब मॉनिटरिंग है उसकी कि नहीं हमें करना है, अगले 3 साल में हमें ये करना है, अगले 1000 दिनों में हमें आर्टिकल फाइबर का काम। अंडमान निकोबार का उदाहरण दिया ना, 1000 दिन में हमें वहां फाइबर लाइन लेके जानी है। वही कह रहा हूं ना, अगले 1000 साल में हमें ये करना है, अगले 1000 साल में हमें ग्राम पंचायतों को फाइबर लाइन देनी है। तो अगर आप टारगेट सिद्ध करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से बड़े काम होंगे। और उन्होंने ये देश ने करके दिखाया, प्रधानमंत्री ने नहीं करके दिखाया, लेकिन देश की इच्छा शक्ति ने दिखाया। आप देखिए आज जब कोरोना आया था तो हमारे पास रोना होता था पीपीई किट के लिए, तो आया था तो हमारे पास मास्क तक नहीं थे। आज हम मास्क को सप्लाई कर रहे हैं। आज पीपीई किट के विश्व में सबसे बड़े दूसरे नंबर के निर्माता बन गए। तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ा आधार है। दूसरी अगर आत्मनिर्भर भारत के अलावा जो दूसरा बड़ी बात है वो है मेडिकल फैसिलिटी को लेकर के, एक कार्ड को लेकर के, एक कार्ड में सब कुछ समाहित होने को लेकर के। तो अगर ये देश आयुष्मान भारत को सफल बना सकता है, आयुष्मान भारत की योजना को बना सकता है, तो एक कार्ड को भी बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उसके पास आधार ऑलरेडी मौजूद है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधार का कार्ड अलग बने और मेडिकल का कार्ड अलग बने। तो जो कुछ भी हो एक कार्ड में सूचना हो, उसी को अपग्रेडेशन हो और उसी में सब चीजें आ जाए ताकि आपको अपनी बीमारी या अपने
सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, कागजों को ले नहीं जाना पड़े। आज आप बहुत खुश हो, और लेकिन अगर आपको कुछ समझना है दुनिया में क्या हो रहा है तो एम्स चले जाइए, एलएमएल चले जाइए और अस्पतालों में चले जाइए, दूर दराज के अस्पतालों में चले जाइए, तो पता लगता है कि हमारी चिकित्सा व्यवस्था कितनी खराब हालत में है। तो उसको जो ठीक करने का काम है, अगर इसमें राज्य सरकारें राजनीति ना करें, केंद्र सरकार की नीयत ठीक हो और उसकी मॉनिटरिंग ठीक हो, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम होगा, और ये देश ने करके दिखाया है। पूरे भाषण में युवाओं, डेवलपमेंट, रक्षा पर प्रधानमंत्री बहुत बोले। उन्होंने युवाओं को एक वो दिया है कि एनसीसी के कैडेट्स बढ़ाए जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भविष्य में जो हमारे सोल्जर्स हो वो बचपन से या किशोरावस्था से ही उसको तैयारी किए जाए, ऐसा उन्होंने संदेश भी दिया। देखिए ये पहले से रक्षा मंत्रालय की अभी एक योजना चल रही है, अभी शुरू होने के कगार पे है मेरे ख्याल से। उसको अभी पिछले दिनों उसकी घोषणा की थी कि रक्षा में कैसे लोग जुड़े, 2 साल 3 साल के लिए जुड़ सकते हैं और उनके अपने बाद में अगर ऐसा होगा तो कैरियर भी बना सकते हैं। ये उसका विस्तार है, क्योंकि तटवर्ती क्षेत्र हमारे खाली पड़े हुए हैं, बहुत सारी जगह खाली पड़े हुई हैं। जब मुंबई में हमला हुआ था और पाकिस्तान से लोग आए थे वहां पर, तो ये बताया गया था कि 4 साल पहले, उसके बाद अभी जब डाटा वाटा जोड़ा गया और राजनाथ सिंह जब उन दिनों गृह मंत्री हुआ करते थे, तो बताया गया 1400 पॉइंट ऐसे हैं जो बिल्कुल खाली पड़े हैं और लोग कोई भी आना चाहे आ जाए अपने सीमा क्षेत्रों से। तो वो उन सीमा क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए, उसके लिए बहुत दक्ष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी, एक बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत होगी, जो प्रधानमंत्री ने जैसा कि आज बहुत स्पेसिफिक बात कही, रक्षा हो सकती तो कैसे, सिर्फ ऐसा नहीं कि रक्षा करनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। आर्मी जहां थल का काम है वहां आर्मी करेगी, जहां वायुसेना का काम है वहां आकाश का काम है वहां वायुसेना करेगी, और जहां नौसेना और जहां समुद्र नदियां हैं वहां वो नौसेना करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें युवा प्रोत्साहित होंगे, उनको नौकरी की संभावना भी ज्यादा होगी, और निश्चित रूप से जब आप वहां जाएंगे तो आपको कुछ पैसा भी मिलेगा। तो एक ट्रेनिंग की तैयारी है। एक आप अगर कहना चाहें तो उन्होंने जैसे कोरोना पे सर वैक्सीन की घोषणा की बड़ी उम्मीद थी लोगों को, हालांकि उन्होंने कोरोना पर बहुत बोला है। नहीं, कोरोना पे बोला बहुत सारा है, और कोरोना पे हमने काम क्या किया ये उन्होंने बताने की चेष्टा की कि देखिए कोरोना पे हम कोई बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर अभी नहीं, हम अभी तक तो अपनी स्थितियों से लड़ रहे थे, निपट रहे थे, बहुत जो कमियां थी उनको संवार रहे थे, उनको ठीक कर रहे थे। उसके पक्ष में डाटा देने वाले ये कह सकते हैं कि हम आबादी की तुलना में हमारी जो स्थिति है उसमें हम अच्छी ठीक ठाक स्थिति पर हैं, अगर आप आबादी की तुलना में आए। लेकिन अभी की स्थिति में है जब 60-65 हजार रोज नए केसेस मिल रहे हैं, और पहले तो आलम ये था कि हम टेस्ट ही नहीं कर पाते थे 60-65 हजार, तो अब कर पा रहे हैं हम उसको बैठ करके। तो धीरे धीरे हम लोगों ने रिकूप किया। आज हमने कोरोना के पहले हमारी मेडिकल हेल्थ की क्या आलम था, कितनी बर्बादी थी, अब ठीक करने की दिशा में है, और ईश्वर अगर चाहे और लोगों की इच्छा शक्ति चाहे, मॉनिटरिंग उसकी डिपार्टमेंट्स की ठीक हो, तो मुझे लगता है कि अगले आने वाले 4-5 सालों में हमारा मेडिकल हेल्थ बहुत अच्छा हो सकता है, कम से कम सामान्य लोगों तक पहुंचा सकता है। और इसके लिए आज प्रधानमंत्री ने अपनी तरीके से घोषणा भी की कि स्थानीय स्तर पर किस तरीके से उसको मजबूत किया जा सकता है। ये सब चीजें, सब भाषण के सब हिस्से एक विल पावर की बात है, कितनी विल पावर से हम काम कर सकते हैं और कितनी लगन से काम कर सकते हैं, कितनी हम जो हमारे साधन हैं उस पर कैसे काम कर सकते हैं। उन्होंने ये बताने की चेष्टा की कि दूसरे देशों में कोरोना काल में बहुत सारा नुकसान भी हुआ है, लेकिन अब भारत की संभावनाओं को देखते हुए अन्य देश एफडीआई यहाँ बढ़ा, यहाँ पर भारत में एफडीआई बढ़ी 18% बढ़ी, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 18% आपकी एफडीआई बढ़ जाए उसको। इसके अलावा एक जो और बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको हमें सबसे ज्यादा जोर देना होगा, वो है रोजगार को लेकर। हम सबकी इच्छाएं यही थी कि हम प्रधानमंत्री रोजगार को लेकर के क्या घोषणा करते हैं। तो ये सबको पता है सरकारी नौकरियां अब नहीं है, लेकिन सरकारी नहीं तो गैर सरकारी तो होनी चाहिए।
या कोई ऐसी संभावना हो जहां नौकरी की जा सके, तो वो उन्होंने तार जोड़े हैं। एक मतलब अगर खर्च करने की संभावना आएगी तो खर्च कहाँ से करेंगे, जब आप कमाने की संभावना आएगी, कमाने की संभावना कहाँ से आएगी, जब उसके लिए उद्योग होंगे तो उद्योग करने के लिए किया जाएगा, और उद्योग कैसे होंगे, उसके लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। तो वो सभी चीजें उन्होंने की हैं, और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कोष में 110 लाख करोड़, अगर ये हो पाता है, मैं फिर कह रहा हूं अगर ये हो पाता है, क्योंकि 110 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम है। अभी कोरोना के पहले जो घोषणा की गई थी वो 24 लाख करोड़ की थी, अब ये 110 लाख है, यानी कि 5 गुना ज्यादा है। आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, और मल्टी मॉडल कम्युनिटी जो कम्युनिटी मॉडल होगा वो अपने आप में बहुत बड़ा होगा। इसको किस तरीके से आगे जाता है ये इस पर निगाह जरूर रखनी होगी। जी, आप रोजगार की बात कर रहे थे कुछ श्रीवास्तव जी। क्या प्रधानमंत्री ने सरकारी नौकरी और गैर सरकारी नौकरियों को लेकर भी एक स्पष्ट दिशा दी है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये सबको पता है कि सरकारी नौकरियाँ इस तरीके से अब संभव नहीं होंगी आने वाले दिनों में। आपको रोज़गार में ही जो गैर सरकारी नौकरियाँ उनमें और उसकी संभावनाओं में, और रोज़गार अपना स्वरोज़गार करने की दिशा में काम करना होगा। और इस पे क्योंकि नौकरियाँ आएँगी कहाँ से कहाँ से? जब आप नौकरियाँ तभी आएँगी जब आपकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। खर्च करने की जब क्षमता बढ़ेगी तो वो कैसे होगा, जब उद्योग धंधे होंगे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जब जरूरत होगी तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो वो उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की है, 110 लाख करोड़ रुपए से लगाए जाने की घोषणा की है, और उससे कहा है कि और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रेन का समुद्री का और से मतलब वो जिससे जिससे जुड़ सकता था, नागरिक उड्डयन भी उसमें जुड़ जाएगा, सड़क भी जुड़ जाएगी, उसमें रेल भी जुड़ जाएगा, और वो पूरे सब कुछ उन्होंने जोड़ दिया, जल थल नभ सब कुछ जोड़ दिया। हाँ, जल थल सब जोड़ दिया जाएगा, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। और अगर मतलब ये सचमुच जमीन पे पूरी व्यवस्था ले लेती है तो इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। अभी तक क्या था, एक मिनट, प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने गोल्डन कॉरिडोर योजना शुरू की थी, जो सड़कों को जोड़ने वाली थी। उसके अलावा उन्होंने नदियों को जोड़ने का काम किया था। अब ये कह रहे हैं कि हम समुद्री तटों को भी जोड़ सकते हैं 4 लेन के इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो जो अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। अगर वो सफल हुई तो हमें सामान लाने और ले जाने के लिए जो बहुत सारा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है और टाइम लगता है, वो बचेगा, और इससे एक नया द्वार खुलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। अ, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा है, लेकिन उसपे सवाल भी हैं कि कहाँ से आएगा 110 लाख करोड़ रुपया, कैसे आएगा? तो वो गवर्नमेंट अपने तरीके से उसको मैनेज कर रही है। मुझे लगता है कि करना ही होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि उसके पास उसके अलावा कोई और रास्ते नहीं है। और कुछ जी, वैक्सीन महिलाओं मंत्री ने कहा है, महिलाओं विशेष तौर से 3 तलाक का जिक्र किया, जनधन योजना का जिक्र किया, और बताया कि जनधन योजना में जो खाते खुले वो कोरोना काल में कैसे काम आए। अनिल, देखो, एक चीज आप समझ लो इसको, उपलब्धियों का जिक्र करना निश्चित रूप से अच्छा होता है, चाहे वो जनधन हो, कोरोना काल हो, तीन तलाक हो, जो भी पैसा डायरेक्टली डीबीटी जो पहुंचाने वाला मामला हो, गांव में मनरेगा में और पैसा देना वो हो। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिसको जिक्र करना निश्चित रूप से उपलब्धियों का। अगर आप राजनीति में हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो आपको बताना ही होगा कि हमने ये कर लिया। सच तो ये है कि इन्हीं की वजह से और भी योजनाएं आगे जुड़ेंगी, और एक विश्वास होगा। कोरोना काल में जो सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगती है कि किसानों को, गरीबों को जो उनको रेगुलर पैसा मिलता रहा, 6 किस्तें किसानों को मिल चुकी हैं। तो ये कम उपलब्धि नहीं है भारत ऐसे देश में जहां पर उसके पास रिजर्व बहुत सारा नहीं हो, तो मुश्किल काम होता है। तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी बहुत लंबी डगर है, बहुत हमको खुश नहीं होना है। और हमारे यहाँ दिक्कत जो होती है ब्यूरोक्रेसी की होती है, एक जो
पूरे उसमें सवाल है कि ब्यूरोक्रेसी कितना उसको रोक के रखती है। रक्षा मंत्रालय वाले में भी मामला यही था कि सब कुछ तैयार है, पहले से होता था, स्वदेशी चीजों में हम क्यों नहीं प्रोक्योरमेंट कर पाते थे, योजनाओं की वजह से, और अफसर फैसले लेने पे डरते थे। अभी की जरूरत है अफसर फैसले लें, गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के अनुसार काम करें और आगे बढ़ के काम करें, प्रोएक्टिव होकर के काम करें। जब वो ब्यूरोक्रेसी नागरिकताशाही या नौकरशाही पे कोई बात नहीं की है हाँ, काफी। अब उन्होंने ये कर दिया है कि नौकरशाही को कोई बहुत बड़ा मौका वो नहीं देने जा रहे हैं कि वो टाल मटोली करे, और इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है देश में। लोगों को नौकरी से हटाया जाने लगा है, ढीले लोगों को किनारे किया जाने लगा है, और आप जो काम करने वाले लोग हैं वो आ रहे हैं। दूसरा एक जो जिसपे अभी इनको मुझे लगता है प्रधानमंत्री को इसमें और बड़ा काम करना चाहिए कि जो विशेषज्ञ क्षेत्र हैं वहां विशेषज्ञों को लाने की बात। हर कोई जरूरी नहीं कि हर आईएएस अफसर जो है वो हेल्थ में भी उतना ही बड़ा अफसर साबित हो सके, और जितना वो सड़क परिवहन पे हो, या वो अंतरिक्ष में भी उतना ही बड़ा काम कर सके। तो तय है कि अंतरिक्ष में एक साइंटिस्ट ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। चार्टर्ड जहां वित्त का मामला होगा तो उसके लिए कोई अच्छा वित्त चार्टर्ड अकाउंटेंट या बाकी और लोगों को लाने जरूरत होगी। तो ये कैसे लोगों को बढ़ाया जाए, शुरू किया जा चुका ऑलरेडी, संयुक्त सचिव के स्तर पर लोगों की नियुक्तियां भी शुरू हुई हैं, लेकिन इसको और तेजी से और रफ्तार से कैसे किया जाए ये देखना। अगर हम इस चर्चा को समाप्त करने से पहले आपसे ये कहें कि 5 भविष्य की उम्मीदें प्रधानमंत्री के भाषण से आपको क्या नजर आती है, प्रमुख 5 उम्मीदें? मुझे जो सबसे बड़ी उम्मीद नजर आती है वो इस बात को लेकर के है कि मेक इन इंडिया जो था वो मेक फॉर वर्ल्ड में बदलने जा रहा है। मेक इन इंडिया जो है मेक फॉर वर्ल्ड में बदलने जा रहा है। इसकी एक कोशिश, अभी तक तो आप अपने लिए बात करते थे कि अपना सामान अभी हम अपने लिए भी नहीं बना पा रहे हैं, तो आप सोच बहुत दूर की रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2 साल में 3 साल में मेक फॉर वर्ल्ड होने जा रहा है, लेकिन एक सपना है, सपने को कैसे लागू किया जाए इस पर काम है। और अभी जब हम सवाल बहुत सारे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, जिस पर जब हम किसानों को उनको दुगनी जो लाभ की बात कर रहे हैं, दुगना लाभ देने की बात कर रहे हैं, वहां पर भी हम अभी पहुंचने में मुश्किल हो रही है। थोड़ा बहुत 1.5 गुना के आसपास पहुंच गया है। तो हम कैसे हम मेक फॉर वर्ल्ड करेंगे, कैसे हम चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये एक सवाल है। लेकिन अगर किया जाए, हमारे पास जितना भंडार है, जितनी उपलब्धता है, जितनी कृषि में काम हो रहा है, कृषि अकेला क्षेत्र है जहाँ जीडीपी का जहाँ चीजें बढ़ रही हैं, उससे तो ये दिखा है कि हम कर सकते हैं। वो उस पर कितना काम कर सकते हैं। और जो देशी चीजें हैं जिसकी हमारी रोजमर्रा की जरूरत है, वो हमें क्यों पड़ोसी देशों से उसकी इतनी आवश्यकता पड़े। जितनी जरूरत है उतनी आवश्यकता। जैसे मैं फिर कह रहा हूँ, मेक इन इंडिया बहुत आसान काम नहीं है। अभी डिफेंस के ही क्षेत्र में हमें बहुत सारे काम करने होंगे। जिसको दूसरा एक बड़ा सवाल है उपलब्धियों के लिहाज से, जो एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कोष बनाया गया, वो एक बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये लागू हो जाए, चीजों को सही रास्ते पर हो जाए। मेडिकल से हमें लड़ाई लगातार लड़नी होगी, इसमें हम अभी उपलब्धि की नहीं सोच सकते, लेकिन अगले 5 साल में अगर कुछ ऐसा एक बड़े कदम उठा लिए जाए तो बात दूसरी है कि हम उसमें शायद सफल हो पाए। और चीन को चुनौती जो है वो हमने इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री ने दी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत समझिए कि हम दबते चले जाएंगे। और मुझे लगता है जो अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं उसमें चीन बहुत ज्यादा शैतानी करने की स्थिति में नहीं होगा। कर भी सकता है क्योंकि उसकी नीयत खराब है और बहुत सारी चीजें हैं, देश को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। उस चुनौती के लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री ने तैयार किया है, युवाओं को आशान्वित किया है कि अभी आप, ऐसा नहीं है कि कोरोना है तो सिर्फ बैठ जाइए, ये एक बड़ा भारी संकेत है। कोरोना है तो ये नहीं कि घर में बैठ जाइए, आप अभी बहुत सारा काम कर सकते हैं, पूरा देश कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा। और मुझे लगता है कि जो युवाएं हैं, युवाओं के लिए भी इसी तरीके के संभावनाओं पर उनकी बातचीत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। धन्यवाद। आप
हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। शुक्रिया।